हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में स्टेनो डिक्टेशन 70, 80, 90 तथा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी, जिसमें 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट के पैटर्न पर बोली जाएगी, जिसमें ब्रैकेट, कोमा तथा पूर्ण विराम भी बोले जाते हैं। पहली डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से राजस्थान हाई कोर्ट के पैटर्न पर बोली जा रही है, जो कि 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। शुरू। अब भारतीय रेलवे को भी निजीकरण की पटरियों पर चढ़ाया जा रहा है। पूर्ण विराम। भारत सरकार ने इसकी तैयारियां कर ली हैं। सब कुछ योजना के हिसाब से चला तो 2 वर्ष बाद अप्रैल 2030 देश के कुछ रेल मार्गों पर निजी हाथों के नियंत्रण वाली रेलगाड़ियां चलने लगेंगी। पूर्ण विराम। रेल निजी क्षेत्र में ले, कोमा, इसमें कोई बुराई नहीं है। पूर्ण विराम। 30 वर्ष पहले हुए उदारीकरण, वैश्वीकरण के बाद तो करीब करीब सभी क्षेत्र उसके लिए खोल दिए गए थे। पूर्ण विराम। सैन्य क्षेत्र तक। पूर्ण विराम। इस क्षेत्र ने काम भी कम नहीं किया है। पूर्ण विराम। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद खुद को खुद ही खड़ा किया और देश को बनाने में बड़ा योगदान दिया। पूर्ण विराम। लेकिन इन 30 वर्षों में उसमें आया और वात के लिए सरकारों की ओर देखने का परिवर्तन चिंताजनक है। पूर्ण विराम। पहले यह केवल साधन सुविधाएं लेने तक सीमित था, लेकिन अब यह उससे भी आगे सरकारी उपक्रमों पर नियंत्रण तक पहुंचा गया है। पूर्ण विराम। बेशक, कोमा, इसके लिए उसे अकेले जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। पूर्ण विराम। जैसे ताली एक हाथ से नहीं बज सकती, पैरा, वैसे ही कोई भी सरकारी संपदा बिना सरकारी स्वीकृति के निजी हाथों में नहीं जा सकती। पूर्ण विराम। सरकारी कहें या जनता की, कोमा, संपदा का निर्माण होने में सालों लगते हैं, लेकिन सरकार उसे निजी हाथों में सौंपने का फैसला करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। पूर्ण विराम। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने जब उदारीकरण की शुरुआत की तो थोड़ा विरोध हुआ, लेकिन फिर सब सामान्य सा हो गया। पूर्ण विराम। देश के तमाम राजनीतिक दल उसमें शामिल हो गए। पूर्ण विराम। सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की शुरुआत उनके समय में ही हुई, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में तेजी से आगे बढ़ाया गया। पूर्ण विराम। कितने उपक्रम निजी हाथों में गए, प्रश्नवाचक चिन्ह, घाटे वाले नहीं, कोमा, लाभ कमाते हुए। पूर्ण विराम। घाटे वालों पर तो निजी क्षेत्र दांव ही नहीं खेलता। पूर्ण विराम। एयर इंडिया की बोली लगाने से पहले सब सोचते हैं, लेकिन हिंदुस्तान
जिंक हो या फिर हिंदुस्तान कॉपर, उनके लिए सब भागते फिरते हैं, पूर्ण विराम। कोरोना के पहले अडानी समूह ने देश के कुछ हवाई के विस्तार और प्रबंधन का ठेका लिया आश्चर्यजनक रूप से। तब यह सब मुनाफे में चल रहे थे, पूर्ण विराम। लेकिन अब जैसे ही कोरोना में आय कम हुई, समूह ने यह काम कुछ महीनों के लिए टाल दिया, पूर्ण विराम। कहने का मतलब निजी क्षेत्र घाटे का कोई काम हाथ लेना ही नहीं चाहता, पूर्ण विराम। तब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि देश प्रदेश की सरकार मुनाफा दे रहे हमारे उपक्रमों को निजी क्षेत्र की भेंट क्यों पढ़ना चाहती है, प्रश्नवाचक चिन्ह। वह उपक्रम किसी सरकार की बपौती नहीं है, पूर्ण विराम। ये सब जनता के खून पसीने की कमाई से बने हैं, पूर्ण विराम। तब सरकार जिसका रोल केवल उनके ट्रस्ट या रखवाले जैसा है, कैसे उन्हें, प्रश्नवाचक चिन्ह, मारने के बेच सकती है, पूर्ण विराम। निजीकरण में भी ऐसा ही हो रहा है, पूर्ण विराम। शुरुआती तौर पर खोले जा रहे सारे रूट फायदे के हैं, पूर्ण विराम। भले अभी यह कुल का 5% हो, पर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, पूर्ण विराम। सरकार के पास घाटे के रूट रह जाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। सरकार को पुनः विचार करना चाहिए, पूर्ण विराम। जरूरी हो तो न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर जनता के पैसे से खड़ी हुई संपत्तियों की लूट रुकनी ही चाहिए, पूर्ण विराम। समाप्त। 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 80 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर PDF प्राप्त कर सकते हैं तथा वहां आपको आउटलाइन या शब्द चिन्ह भी मिल सकते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। पैरों में छालों की चुभन होती तो तुम्हें दिखा भी देता, लेकिन उन टीसों का क्या जो इस मुए दिल में उठती है। तुम्हारा नाम प्रकाश है, तुम्हें तो उजास की बातें करनी होंगी। हाँ, करता था जब मैं इन कागज़ों को डिग्री मानता था। अब ये बोझ हैं जिन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक भी नहीं पाता, क्योंकि इनके पीले और जर्द पड़े कागज़ों में मुझे माँ और पिताजी के चेहरे की लकीरें दिखती हैं। उनकी बरसों की मेहनत, उनके सपने और वे बैंक ऋण भी दिखाई देते हैं जो उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए अपनी तनख्वाह के बूते लिए थे। उन्हें उम्मीद थी कि मैं जब नौकरी करूँगा तब अपने साथ साथ भाई बहनों के सपने भी पूरे करूँगा।
मैं ऐसा चाहता भी हूँ, लेकिन इस समय न नौकरी रही न उम्मीदें रही तो ये बेरोजगारी रही। इतनी निराशा भी ठीक नहीं। जिंदगी में सुख दुख तो सा करते रहेंगे। आज दुख है तो कल सुख भी तो आएगा। हताशा से प्रभावित होने के लिए पूरा समाज जिम्मेदार होता है और इस महामारी के वक्त अवसाद से अधिक इंसान की भूख को अनिश्चितताओं के प्रश्नों ने फेल कर रखा है। इन्हीं में से एक मैं भी हूँ। परिवार के भविष्य की चिंता से विचलित होकर मूड स्विंग्स झेलते हुए कोई भी हतोत्साहित हो सकता है। हम शिक्षित बेरोजगार हैं तो प्रश्न करते हैं, लेकिन हजारों की तादाद में जो मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए पलायन कर रहे हैं, वे तो जीवन मृत्यु पर सवाल जवाब भी नहीं ढूंढते। उन्हें जीवन संघर्षों की दृष्टि से देखना सिखाया जाता है। हाँ, सहमत हूँ, लेकिन इनमें से कोई समाधान नहीं ढूंढता। उफ, क्या करना चाहते हो अब? इला घबरा उठी थी। मेहनत ही इंसान का पहला और अंतिम कर्तव्य है। तुमने ही तो अभी कहा था कि मेरा नाम प्रकाश है। मुझे उजास की बातें करनी चाहिए। प्रकाश ने इला का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा था। प्रकाश और इला अपनी दोनों बेटियों के साथ इस शहर की रफ्तार से कदम ताल करते हुए व्यस्त थे। पिछले 5 महीनों में पूरे विश्व के साथ साथ उनका जीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था। दोनों का ही मानना है कि इंसान परिस्थितियों से हार न माने, गिरे मगर जब उठे तो उन ऊंचाइयों को छू ले जिनकी कल्पना भी कभी उसने ना की हो। गिरने का मजा पुनः उठने में है। जानती हो, प्रकृति यही सबक तो सिखाना चाहती है हमें कि रुको, सोचो और पुनः आगे बढ़ो। जीवन में कठिन वक्त किसी भी रूप में आ सकता है। यह महामारी कोरोना के रूप में एक अहम सबक सिखाती है और ये बतलाती है कि सुख दुख, हार जीत और जीवन मृत्यु के साथ मनुष्य को किस प्रकार संतुलन बनाना है। इस वक्त में जब देश इस संकट से गुजर रहा है तो यह कैसे मुमकिन है देशवासियों पर इस उदासीनता का प्रभाव ना पड़े। मुमकिन है कि बिगड़ी अर्थव्यवस्था व बेरोजगारी से अवसाद उत्पन्न हो, हम अपने करीबी लोगों को खो दें। उफ, भयावह मंजर है ये। इला भय से कांपने लगी थी। समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की।
उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो की PDF और आउटलाइन या शब्द चिन्ह प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर PDF और शब्द चिन्ह प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लिंक द्वारा ग्रुप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो टेलीग्राम पर सीधे MK स्टेनो प्रैक्टिस 007 सर्च करके भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट डिक्टेशन है 90 शब्द प्रति मिनट की, जो कि 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतीक ही नहीं बल्कि स्कूल समाज की नींव भी है। स्कूलों में बच्चे केवल शिक्षा ही प्राप्त नहीं करते बल्कि वहाँ कुछ बच्चों को पोषाहार भी मिलता है। कुछ बच्चों को तो घर से ज़्यादा सुरक्षित माहौल स्कूलों में मिलता है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण क्या भारत और क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन और क्या इटली स्कूल व दूसरी शिक्षण संस्थाएं लंबे समय से या तो बंद हैं और या फिर उन्हें पूरी सावधानी के साथ फिर से खोलने का प्रक्रिया चल रही है। जहां तक होम स्कूलिंग यानी ऑनलाइन कक्षाओं का सवाल है तो ये पूर्णतः सार्थक नहीं है। इस व्यवस्था में सब बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ेगा। फ़र्क केवल यह है कि जिन बच्चों के अभिभावक कंप्यूटर और महंगे ऑनलाइन कार्यक्रम का खर्च वहन करते हैं वे उन बच्चों से पढ़ाई में आगे रहेंगे जिनके अभिभावक ऐसा नहीं कर पा रहे। इसलिए होम स्कूलिंग का पूर्णतः सफल हो पाना संभव नहीं लगता। यह भी देखने में आ रहा है कि पारिवारिक तनाव बढ़ रहा है और महिलाएं बच्चों की देखभाल करते करते थक चुकी हैं। महामारी की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन क्यों? इसका सीधा सा जवाब है अगर बच्चे संक्रमण का शिकार हो गए तो बीमार पड़ सकते हैं। साथ ही शिक्षकों, परिवारों और फिर समुदायों तक संक्रमण फैला सकते हैं। दूसरा, यह भी कहा जाता है कि अन्य प्रतिष्ठान या संस्थान खोलने से समाज को उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना स्कूल बोलने से मिल सकता है। स्कूलों में संक्रमण का जोखिम कम करने का एकमात्र उपाय है वायरस के सामुदायिक फैलाव होने से बचा जाए, ताकि स्कूल न केवल खुलें बल्कि आगे भी खुले रह सकें। हालांकि स्कूलों को फिर से खोलना भयावह साबित हो सकता है क्योंकि भारत समेत कई देशों में तो अभी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ ही रहे हैं। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के कुछ अन्य क्षेत्रों की गतिविधियां कम करके बच्चों की शिक्षा, भोजन, सामाजिकीकरण और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अभिभावकों के अपना काम करने की योग्यता को भी। कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर कह सकते हैं कि बाहर निकलने पर वयस्कों के मुकाबले बच्चों में संक्रमण की आशंका तकरीबन आधी है। इन सिक्कों के बीच चूँकि गर्मियों के अवकाश के बाद स्कूल खुलने का वक्त हो चुका है, इसलिए यह चर्चा भी है कि
स्कूलों को सामान्य कामकाज के लिए खोल देना चाहिए। इसके बावजूद इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि स्कूली परिवेश में संक्रमण फैलने की आशंका अत्यधिक है, जिसे केवल घटाया ही जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमें समझना होगा कि जोखिम घटाने के कुछ उपाय वाकई कारगर हैं। ये हैं आपसी दूरी, हाथों को धोना, मास्क पहनना, निरंतर जांच, प्रभावी निगरानी और अगर संपर्क में आया कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाए तो आइसोलेट यानी अलग थलग हो जाना। व्यक्तिगत कामकाज को सुरक्षित बनाए जाने के पहलुओं के साथ ही देश दुनिया के स्कूल इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अगर सामुदायिक संक्रमण के चलते उन्हें फिर से स्कूल बंद करने पड़े तो ऑनलाइन पढ़ाई को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए, क्योंकि सामुदायिक संक्रमण फैलने पर अस्पतालों के लिए एक बार फिर संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में प्राथमिकता बदलते हुए ही स्कूल तब खोले जा सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि आगामी कुछ माह में स्कूल खोल दिए जाएं, तो हमें पहले सामुदायिक संक्रमण के हालात बनने से रोकना होगा। इसका सबसे सही तरीका है वायरस संक्रमण को रोकना। इसके लिए देखना होगा कि कब कौन सा क्षेत्र खुल रहा है और यह परखना होगा कि क्या ये क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए स्कूलों से ज़्यादा ज़रूरी है। यह भी मानना होगा कि सब क्षेत्रों में अनलॉक के बाद भी कुछ हद तक सामुदायिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है। समाप्त। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतीक ही नहीं बल्कि स्कूल समाज की नींव भी है। स्कूल में बच्चे केवल शिक्षा ही प्राप्त नहीं करते बल्कि वहाँ कुछ बच्चों को पोषाहार भी मिलता है। कुछ बच्चों को तो घर से ज़्यादा सुरक्षित माहौल स्कूलों में मिलता है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण क्या भारत और क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन और क्या इटली स्कूल व दूसरी शिक्षण संस्थाएं लंबे समय से या तो बंद हैं या फिर उन्हें पूरी सावधानी के साथ फिर से खोलने की प्रक्रिया चल रही है। जहां तक होम स्कूलिंग यानी ऑनलाइन कक्षाओं का सवाल है तो ये पूर्णतः सार्थक नहीं है। इस व्यवस्था में सब बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ेगा। फ़र्क केवल यह है कि जिन बच्चों के अभिभावक कंप्यूटर और महंगे ऑनलाइन कार्यक्रम का खर्च वहन करते हैं वे उन बच्चों से पढ़ाई में आगे रहेंगे जिनके अभिभावक ऐसा नहीं कर पा रहे। इसलिए होम स्कूलिंग का पूर्णतः सफल हो पाना संभव नहीं लगता। यह भी देखने में आ रहा है कि पारिवारिक तनाव बढ़ रहा है और महिलाएं बच्चों की देखभाल करते करते थक चुकी हैं। महामारी की वजह से
स्कूल बंद हैं, लेकिन क्यों? इसका सीधा सा जवाब है, अगर बच्चे संक्रमण का शिकार हो गए तो बीमार पड़ सकते हैं, साथ ही शिक्षकों, परिवारों और फिर समुदायों तक संक्रमण फैला सकते हैं। दूसरा, यह भी कहा जाता है कि अन्य प्रतिष्ठान या संस्थान खोलने से समाज को उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना स्कूल बोलने से मिल सकता है। स्कूलों में संक्रमण का जोखिम कम रखने का एकमात्र उपाय है वायरस के सामुदायिक फैलाव होने से बचा जाए, ताकि स्कूल न केवल खुलें बल्कि आगे भी खुले रह सकें। हालांकि स्कूलों को फिर से खोलना भयावह साबित हो सकता है, क्योंकि भारत समेत कई देशों में तो अभी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ ही रहे हैं। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के कुछ अन्य क्षेत्रों की गतिविधियां कम करके बच्चों की शिक्षा, भोजन, सामाजिकीकरण और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अभिभावकों के अपना काम करने की योग्यता को भी कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर कह सकते हैं कि बाहर निकलने पर वयस्कों के मुकाबले बच्चों में संक्रमण की आशंका तकरीबन आधी है। इन सिक्कों के बीच चूंकि गर्मियों के अवकाश के बाद स्कूल खुलने का वक्त हो चुका है, इसलिए यह चर्चा भी है कि स्कूलों को सामान्य कामकाज के लिए खोल देना चाहिए। इसके बावजूद इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि स्कूली परिवेश में संक्रमण फैलने की आशंका अत्यधिक है, जिसे केवल घटाया ही जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमें समझना होगा कि जोखिम घटाने के कुछ उपाय वाकई कामगार हैं। ये हैं आपसी दूरी, हाथों को धोना, मास्क पहनना, निरंतर जांच, प्रभावी निगरानी और अगर संपर्क में आया कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाए तो आइसोलेट यानी अलग थलग हो जाना। व्यक्तिगत कामकाज को सुरक्षित बनाए जाने के पहलुओं के साथ ही देश दुनिया के स्कूल इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अगर सामुदायिक संक्रमण के चलते उन्हें फिर से स्कूल बंद करने पड़े तो ऑनलाइन पढ़ाई को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए, क्योंकि सामुदायिक संक्रमण फैलने पर अस्पतालों के लिए एक बार फिर संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में प्राथमिकता बदलते हुए ही स्कूल तब खोले जा सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि आगामी कुछ माह में स्कूल खोल दिए जाएं, तो हमें पहले सामुदायिक संक्रमण के हालात बनने से रोकना होगा। इसका सबसे सही तरीका है वायरस संक्रमण के रोकना। इसके लिए देखना होगा कि कब कौन सा क्षेत्र खुल रहा है और यह परखना होगा कि क्या ये क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए स्कूलों से ज़्यादा ज़रूरी है। यह भी मानना होगा कि सब क्षेत्रों में अनलॉक के बाद भी कुछ हद तक सामुदायिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है। समाप्त। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। जाने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप PDF तथा आउटलाइन यानी शब्द चिन्ह प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर आप सीधे MK स्टेनो प्रैक्टिस 007 भी सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।